हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लॉ जीएनजी। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 1 कंप्लीट करी थी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। देखिए यूनिट 2 किसकी है? यूनिट 2 है आपकी कंडीशन एंड वारंटीज। तो कंडीशन एंड वारंटीज वाला पोर्शन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 11। देखो सेक्शन 11 क्या बोलता है क्या पेमेंट की स्टिपुलेशन और डिलीवरी की स्टिपुलेशन ये मैंडेटरी होती है, यानी कि जिस समय ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है क्या उस समय कंपलसरी है कि पेमेंट भी होना और डिलीवरी भी होना? तो देखिए पेमेंट के केस में तो मैंने आपको बताया था कि पेमेंट जरूरी होती है, कंसीडरेशन जरूरी होती है, लेकिन कंसीडरेशन फ्यूचर भी हो सकती है। तो देखते हैं सबसे पहले, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि तुरंत के तुरंत पेमेंट होना ये एसेंशियल टर्म्स नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, अनलेस एंड अनटिल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट अदरवाइज। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि पेमेंट तुरंत के तुरंत होनी चाहिए तो उस केस में पेमेंट को एसेंशियल कंडीशन माना जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल साइलेंट है तो फिर उस सिचुएशन में माना जाएगा कि पेमेंट की स्टिपुलेशन मैंडेटरी नहीं है, यानी कि एसेंशियल नहीं है। लेकिन नॉर्मल केसेस में जो डिलीवरी है, नॉर्मल केसेस में जो डिलीवरी है, डिलीवरी एसेंशियल कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। तो देखिए डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट डिले, क्योंकि देखिए अगर कोई भी बायर है वो गुड्स को खरीद रहा है, या तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहा होगा या वो बिजनेस करने के लिए यानी कि ट्रेड करने के लिए खरीद रहा होगा, तो डिलीवरी हमेशा विदाउट डिले, ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बगैर किसी देरी किए डिलीवरी को प्रॉपर करे, और इसको एसेंशियल कंडीशन माना गया है फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कंडीशन एंड वारंटी। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन और वारंटी होता क्या है। देखो कंडीशन एंड वारंटी का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यानी हम मेन हमारा जो पर्पस है गुड्स को खरीदने का, जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बनाने का, उस मेन पर्पस को बोला जाता है कंडीशन। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कोई कार खरीदी, ठीक है, और मुझे ऐसी कार चाहिए जिसका माइलेज 22 किलोमीटर पर लीटर का है, तो मैंने सेलर को जाकर के बोला, यानी कि शोरूम वाले को बोला कि भाई मेरे को ऐसी कार दिखाओ जो 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती हो। तो यानी कि मेरा कार खरीदने का मेन पर्पस क्या हुआ? 22 किलोमीटर पर लीटर, यानी गाड़ी का माइलेज। तो गाड़ी का माइलेज मेरे लिए क्या हो गया? कंडीशन हो गई। अब वारंटी क्या होती है? वारंटी का मतलब होता है कोलेटरल टू कंडीशन, यानी कंडीशन के सबऑर्डिनेट, कंडीशन के सपोर्ट में जो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे गाड़ी के साथ में हमको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं, उसका म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, उसके और भी फंक्शंस बहुत अच्छे हैं, ये सारी चीजें मैंने मांगी नहीं है, ये सारी चीजें सेलर खुद से दे रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा वारंटी। तो कंडीशन का मतलब क्या हुआ? मेन पर्पस ऑफ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और वारंटी का मतलब क्या हुआ? वारंटी इज द कोलेटरल टू कंडीशन। अगर कंडीशन का वायलेशन हुआ, यानी कि कंडीशन अगर ब्रीच हुई, तो उस केस में हमारे पास में क्या राइट होगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं, और कैंसिल करा करके हम अपने पैसे भी वापस ले सकते हैं, और अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं। लेकिन वारंटी के केस में क्या है? वारंटी मेरा मेन पर्पस तो था नहीं, वारंटी के लिए तो हमने गुड्स को खरीदा नहीं है, लेकिन अगर वारंटी का कोई भी वायलेशन होता है तो वहां पर हम केवल और केवल कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर हम गुड्स को वापस नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो वहां पर हम गुड्स को वापस कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं सबसे पहले कंडीशन। देखिए कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का जो मेन पर्पस होता है वही होती है कंडीशन। द ब्रीच ऑफ विच गिव राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। तो यहां पर अगर कंडीशन का वायलेशन हुआ या कंडीशन ब्रीच हुई तो हमारे पास में राइट है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट यानी कि कैंसिल करा सकते हैं। वारंटी में देखते हैं। वारंटी भी एक स्टिपुलेशन है बट कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मेन पर्पस यानी कि कंडीशन के हमेशा सबऑर्डिनेट होगी, यानी कि कोलेटरल होगी। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस। लेकिन यहां पर हमको क्या मिलेगा? केवल और केवल कॉम्पनसेशन मिलेगा। यहां पर हम गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को रेपुडिएट यानी कि कैंसिल नहीं करा सकते, बट नॉट टू अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। आई होप कंडीशन और वारंटी इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए दोनों के डिफरेंस दिए हुए, कंडीशन एंड वारंटी। तो देखिए एक बार,
तो सबसे पहले मीनिंग स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का मेन पर्पस था उसको बोला जाएगा कंडीशन। वारंटी स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी उस मेन कंडीशन के सबऑर्डिनेट में जो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको बोला जाएगा वारंटी। बट बोथ आर स्टिपुलेशन। देखो बोथ आर स्टिपुलेशन, इसमें फर्क क्या है? देखो स्टिपुलेशन तो है ये कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन कंडीशन और वारंटी एक्सचेंजेबल हो सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं गाड़ी खरीदने के लिए गया और मेरा मेन पर्पस है 22 किलोमीटर पर लीटर का, गाड़ी का एसी बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए कोलैटरल है, तो ये मेरे लिए क्या होगी? वारंटी हो सकता है। आप गाड़ी खरीदने के लिए जाओ, आपका मेन पर्पस हो कि गाड़ी का एसी होना चाहिए, तो दोनों स्टिपुलेशन है, लेकिन दोनों के पर्पस में फर्क है। आपका पर्पस क्या है? एसी अच्छा होना चाहिए, तो आपके लिए कंडीशन क्या हुई? एसी। मेरे लिए कंडीशन क्या है? मेरे लिए मेन पर्पस क्या है? गाड़ी का माइलेज, तो मेरे लिए कंडीशन क्या हुई? गाड़ी का माइलेज। तो ये कस्टमर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये बायर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हो सकता है कोई चीज आपके लिए कंडीशन हो, मेरे लिए वारंटी हो सकता है मेरे लिए कंडीशन हो, आपके लिए वारंटी हो, तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, अब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो उस केस में राइट क्या होगा? तो यहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकते हैं, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं और दोनों चीजें ले सकते हैं। अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं। यहां पर केवल और केवल डैमेजेस को क्लेम करेंगे। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, बिल्कुल, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो सकती है, ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी की तरह से ट्रीट किया जा सकता है, नहीं ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह से ट्रीट करेंगे, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को हम ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। अब देखिए वेवर, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। तो कौन कौन से ऐसे मूवमेंट है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पर कंडीशन को ट्रीट किया जाएगा वारंटी? तो देखते हैं एक बार, वेवर ऑफ कंडीशन, यानी कहां पर हम अपने कंडीशंस को वेव कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले है वॉलंटरी वेवर, दूसरा है कंपलसरी वेवर। वेवर का मतलब क्या हुआ? गिव अप करना। यानी मान लीजिए कि मेरा मेन पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, माइलेज का, उसी एग्जांपल को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरा मेन पर्पस था माइलेज का, ठीक। अब गाड़ी का माइलेज 22 की बजाय 20 आ रहा है या 18 आ रहा है, ठीक, तो मेरा पर्पस तो पूरा नहीं हुआ। तो अब मेरे पास में राइट है कि मैं गाड़ी को वापस करके अपने पैसे भी ले सकता हूं, और अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको कॉम्पनसेट भी कर सकता हूं, कॉम्पनसेशन भी ले सकता हूं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर हम ब्रीच ऑफ कंडीशन पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को हम रेपुडिएट नहीं करा सकते, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते, तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन तो ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह से ट्रीट कर सकते। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर हमें कंडीशन को वेव करना होगा? तो पहला तो है वॉलंटरी वेवर। वॉलंटरी वेवर का मतलब क्या हुआ? जहां पर हम अपनी मर्जी से गिव अप कर रहे हैं, हम अपने इस अधिकार को, अपने इस राइट को अपनी मर्जी से गिव अप कर रहे हैं। दूसरा है कंपलसरी, यहां पर आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहां पर कंपलसरी आपको गिव अप करना ही करना है। तो देखिए एक बार वॉलंटरी में वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी। तो सबसे पहले तो हम, मेरे पास में जो राइट है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं, हमने उसको ही गिव अप कर दिया। यानी कि अगर मान लीजिए कि गाड़ी का 22 के बजाय 20 किलोमीटर का माइलेज आ रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने अपने अधिकार को पूरी तरीके से छोड़ दिया, पूरी तरीके से गिव अप कर दिया, हमने सेलर को कंप्लेन तक नहीं करी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई सामान खरीद करके लाए, अब पता चला उस सामान में कोई कमी है, लेकिन हमने कहा छोड़ो यार, कौन सरदर्दी लेगा, छोड़ो दूसरा ले आएंगे, ठीक। तो वहां पर हमने क्या किया? मेरे पास में एक राइट था जिसको हमने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया। तो ये वॉलंटरी वेवर में आता है, जहां पर हम परफॉर्मेंस को वेव कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी। अब जैसे मान लीजिए मैंने कार खरीदी, अब कार का माइलेज 22 के बजाय 18 आ रहा है, लेकिन जो गाड़ी के बाकी के फीचर्स हैं वो मेरे को बड़े पसंद हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने सोचा कि यार गाड़ी वापस करके क्या करेंगे, इतने सारे फीचर्स तो मिल रहे हैं, एक काम करते हैं, गाड़ी वापस नहीं करते, केवल और केवल कॉम्पनसेशन के लिए जाते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को ट्रीट कर रहा हूं ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह से। तो यहां पर वही चीज बोली गई है जहां पर आप कंडीशन को वारंटी की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अब देखिए कंपलसरी वेवर। कंपलसरी वेवर का मतलब क्या हुआ? यहां पर आपसे पूछा नहीं जाएगा, यहां पर आपको गिव अप नहीं करना होगा। जैसे सबसे पहले नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने परफॉर्म किया, ठीक है,
अब ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई, लेकिन आपने क्या किया कि गुड्स का नेचर ऐसा है जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, और आपने क्या किया है, पार्ट ऑफ गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया या पार्ट ऑफ गुड्स को यूज कर लिया है। भाई अब आप वापस करोगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराओगे तो आपको गुड्स वापस भी तो करने पड़ेंगे। जब आप आधा कंज्यूम कर चुके हो या आधा रीसेल कर चुके हो तो आप पूरा का पूरा वापस कहां से करोगे। तो वहां पर आपको कंपलसरी है कि कंपलसरी इस राइट को आपको गिव अप करना पड़ेगा। वहां पर आप गुड्स को वापस नहीं कर सकते, लेकिन हां वहां पर आप कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते हो। दूसरा, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। अब अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके की कंडीशंस हैं जिसको लॉ में ही एक्सक्यूज किया गया है, लॉ में ही बोला गया है कि भाई अगर ये चीज नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उस सिचुएशन में वहां पर कंपलसरी वेवर अप्लाई होगा, वहां पर आपको ब्रीच ऑफ कंडीशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते। तो ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ये सेक्शन 13 ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एक बार आगे देख लेते हैं। अब देखिए मोड ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। देखिए कंडीशन एंड वारंटी में भी आइदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। तो कंडीशन और वारंटी एक्सप्रेस भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब जहां पर सेलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय बायर को बता रहा है कि भाई मेरा मेन पर्पस क्या है, ठीक, और सेलर बायर को बता करके एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, उसको बोला जाएगा एक्सप्रेस। और कुछ इंप्लाइड कंडीशंस हैं, कुछ इंप्लाइड वारंटीज हैं जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट यानी सोगा में गिवन है, तो उसको अभी हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए एक्सप्रेस कंडीशन का मतलब अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उसी समय दोनों पार्टीज ने डिसाइड कर लिया भाई क्या क्या चीजें कंडीशन होंगी, क्या क्या चीजें वारंटी होगी, एंड आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और उसको कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली मेंशन भी किया गया है। इंप्लाइड कंडीशन देखते हैं, विच आर प्रेज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर मैं जैसे कि मैंने बताया कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ इंप्लाइड कंडीशंस, कुछ इंप्लाइड वारंटी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो फिर यह देखा जाएगा कि भाई कानून क्या बोलता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ कुछ कंडीशंस बोली गई हैं कि भाई अगर बायर और सेलर ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है तो इतनी सारी चीजों को कंडीशन माना जाएगा, इतनी सारी चीजों को वारंटी माना जाएगा। An implied condition may be negated or waived by an express agreement। हाँ बिल्कुल, जो implied condition सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गिवन है, तो कानून तो यह कहता है कि भाई ये सारी कंडीशन होनी चाहिए और ये सारी वारंटी होनी चाहिए, लेकिन अगर लॉ के अगेंस्ट में आप जा रहे हो बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन इसके लिए एक्सप्रेस एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब अगर मान लीजिए कि कोई इंप्लाइड कंडीशन है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दी गई है, राइट, अब बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और दोनों लोगों ने म्यूचुअली अग्रीड हो करके इस चीज को कंडीशन से अलग कर दिया कि भाई एक्ट में तो ये कंडीशन दी गई है लेकिन हम दोनों लोग इसको कंडीशन नहीं मानेंगे, इसको हम वारंटी मानेंगे या हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर आप इंप्लाइड कंडीशन को गिव अप कर रहे हो, वेव कर रहे हो, तो उसके लिए एक्सप्रेस एग्रीमेंट का होना जरूरी। और अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो गया है तो भले ही एक्ट में उसको एक कंडीशन माना गया हो, लेकिन फिर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस चीज को कंडीशन नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं इंप्लाइड कंडीशन। अब देखिए इंप्लाइड कंडीशन कितने तरह की होती हैं। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, एंड कंडीशन एज टू होलसमनेस। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 जो हैं ये इंप्लाइड कंडीशन है जिसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में माना गया है कि ये सारी की सारी इंप्लाइड कंडीशन मानी जाएंगी अनलेस एंड अनटिल बायर और सेलर एक्सप्रेसली अग्री ना हो कि भाई हम इस चीज को अलग कर रहे हैं, इस चीज को हम कंडीशन नहीं मानेंगे, जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस वाली शीट में आपको बताया। अदरवाइज इन 7 चीजों को कंडीशन माना जाएगा और इन 7 में से किसी भी एक का वायलेशन हुआ तो फिर उस केस में बायर के पास में राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा करके अपने पैसे भी वापस ले सकता है और अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन भी ले सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे जो पहली कंडीशन थी वो क्या थी, कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल, देखिए जो चीज आपके पास में है ही नहीं, क्या आप उसको किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो?
नहीं कर सकते ना। तो टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल का मतलब है ओनरशिप। सेल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर मेरे पास में किसी चीज का टाइटल नहीं है, यानी किसी चीज की ओनरशिप नहीं है, तो क्या मैं किसी दूसरे पर्सन को उसको बेच सकता हूं? नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि सेलर के पास में राइट होना चाहिए। किस चीज का राइट होना चाहिए? गुड्स को बेचने का। और उसके पास में यह राइट कब होगा? जब उसके पास में एब्सोल्यूट ओनरशिप होगी। एब्सोल्यूट ओनरशिप का मतलब ओनरशिप विदाउट एनी कंडीशन, यानी उसके पास में पूरा अधिकार है, वो गुड्स को जैसे चाहे वैसे यूज करे। ठीक। तो अगर सेलर का वाकई में उन गुड्स पे राइट है, एब्सोल्यूट राइट है, तभी सेलर के पास में उसको बेचने का भी राइट होगा। तो हमेशा जिन भी गुड्स को बायर खरीद रहा है, तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि सेलर का टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, सेलर की ओनरशिप में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, सेलर के पास में राइट होना चाहिए उन गुड्स को सेल करने का। तो देखते हैं एक बार, कंडीशन एज टू टाइटल। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज, इन केस ऑफ सेल, तो अगर सेल हो रही है तो उस केस में राइट टू सेल द गुड्स, तो सेलर के पास में सबसे पहले ये अधिकार होना चाहिए गुड्स को बेचने का। और अगर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, तो एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा? जब गुड्स उसके पास में आएंगे, जब उसके पास में ओनरशिप आएगी, तब वो ट्रांसफर कर सकता है। तो राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, एक बार देख लेते हैं। ए परचेज्ड अ ट्रैक्टर फ्रॉम बी हु हैड नो टाइटल टू इट। अब बी के पास में इसकी ओनरशिप थी नहीं। आफ्टर 2 months द ट्रू ओनर स्पॉटेड द ट्रैक्टर। अब 2 महीने बाद क्या हुआ? जो ट्रैक्टर का रियल ओनर था उसने ट्रक को देख लिया एंड डिमांडेड इट फ्रॉम ए। अब वो ए से उसकी डिमांड कर रहा है, तो हेल्ड दैट ए वाज बाउंड टू हैंड ओवर द ट्रैक्टर टू इट्स ट्रू ओनर। बिल्कुल भाई, जब रियल ओनर ने ट्रैक्टर को देख लिया है तो रियल ओनर उससे वापस नहीं मांगेगा, और जब वापस मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा। एंड दैट ए कुड सू बी, और उसके बाद में ए क्या करेगा? ए बी के ऊपर सूट फाइल करेगा। क्यों? क्योंकि सेलर विदाउट टाइटल था फॉर द रिकवरी ऑफ द परचेज प्राइस। तो यहां पर परचेज प्राइस भी लेगा, और साथ में अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन भी ले सकता है। आगे देखते हैं, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचा जाता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? जो गुड का नेचर है, जो गुड्स की क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग बेचा जा रहा है। या गुड्स को, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मैगी खरीदते हो, चॉकलेट खरीदते हो, तो उसमें इतनी शुगर है, इतना प्रोटीन है, इतना विटामिन है, तो उसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन पैकेट के ऊपर लिखा रहता है ना। तो अब जब हम किसी भी गुड्स को खरीद रहे हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि भाई जो पैकेट में लिखा हुआ है वैसे ही ये गुड्स होंगे, इतना ही प्रोटीन होगा, इतना ही विटामिन होगा, इतनी ही शुगर होगी। ठीक। अब अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सेलर की होगी। तो यह भी इंप्लाइड कंडीशन है कि अगर गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचा गया है तो गुड्स हमेशा डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, द गुड्स शैल कोरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए, अ शिप वॉज कॉन्ट्रैक्टेड टू बी सोल्ड एज कॉपर फास्टेंड वेसल। तो देखिए, जो शिप को बेचा जा रहा था उसका डिस्क्रिप्शन क्या था? कि भाई ये पूरी तरीके से कॉपर की शिप है, कॉपर फास्टेंड वेसल है, बट एक्चुअली इट वॉज ओनली पार्टली कॉपर फास्टेंड। ठीक है, तो कंप्लीटली कॉपर नहीं थी, वो पार्टली कॉपर थी। हेल्ड दैट गुड्स डिड नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन एंड हेंस कुड बी रिटर्न, और इफ बायर टुक द गुड्स ही कुड क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच। तो इसको भी इंप्लाइड कंडीशन माना गया है। अगर बायर गुड्स को ले चुका है, ठीक है, अगर बायर गुड्स को ले चुका है तो भाई या तो गुड्स को वापस करेगा, अदरवाइज वो कॉम्पनसेशन के लिए जा सकता है। आगे देखिए, सेल बाय सैंपल। अब बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिनको सैंपल से बेचा जाता है, यानी हम पहले बायर को सैंपल दिखाते हैं। जब बायर सैंपल को पसंद कर लेता है, उसके बाद में वो ऑर्डर देता है, फिर हम सप्लाई करते हैं। तो बायर हमेशा ये मान करके चलेगा कि भाई जैसा सैंपल दिखाया है गुड्स भी वैसे ही होंगे। तो इसी वजह से इसको भी इंप्लाइड कंडीशन माना गया है कि भाई अगर सैंपल दिखा करके गुड्स का ऑर्डर लिया है, या सैंपल दिखा करके अगर आप गुड्स को बेच रहे हो, तो गुड्स हमेशा सैंपल की तरह से ही होने चाहिए। और अगर गुड्स सैंपल की तरह से नहीं है तो बायर के पास में हमेशा ये राइट होगा कि वो गुड्स को वापस करके अपना पैसा क्लेम ले सकता है। तो सेक्शन 17 है आपका सेल बाय सैंपल। देखते हैं एक बार, बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। अब मान लीजिए कि किसी ने एक छोटा सा सैंपल दिखाया, भाई छोटा सा सैंपल दिखाया और हमने 500 kg का ऑर्डर दे दिया बल्क में। तो ऐसा नहीं है
कि आधा गुड्स सैंपल की तरह से हो, आधा गुड्स अलग तरीके का हो, पूरा का पूरा बल्क। यहां पर बल्क का मतलब क्या है, पूरी की पूरी क्वांटिटी, जितना भी हमने ऑर्डर किया है, जितनी भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, वो पूरी की पूरी सैंपल की तरह से होनी चाहिए। और अगर हमने बल्क में गुड्स को मंगाया है तो हम इकट्ठा तो चेक कर नहीं सकते, हम कैसे चेक करेंगे? तो वहां पर बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, एक सफिशिएंट टाइम भी मिलना चाहिए कि वो गुड्स को सैंपल की तरह से मैच करा सकता है कि गुड्स सैंपल से मिलते हैं या नहीं है। और गुड्स हमेशा हिडन डिफेक्ट से फ्री होने चाहिए, कोई भी लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए गुड्स में। कई बार गुड्स का नेचर ऐसा होता है कि जब तक हम लोग गुड्स को यूज नहीं करेंगे या जब तक हम गुड्स को कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक हमें गुड पता नहीं चल पाएगा कि इसमें कमी है या नहीं है। तो गुड्स हमेशा हिडन डिफेक्ट से दूर होने चाहिए। और अदरवाइज अगर गुड्स का नेचर ऐसा है या गुड्स का डिफेक्ट ऐसा है जहां पर अगर हम कंज्यूम करेंगे उसी के बाद ही हमको पता चलेगा कि डिफेक्ट है या नहीं है, तो वहां पर अगर हमने कंज्यूम कर भी लिया उसके बाद भी हम गुड्स को वापस कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना हमको पता ही नहीं चलेगा। और बहुत सारे गुड्स का नेचर ऐसा भी होता है जिसको हमें लेबोरेटरी में चेक कराना होता है या कहीं दूसरी जगह पर वेरीफाई कराना होता है। तो जब तक लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम गुड्स को अलग रखेंगे और लेबोरेटरी की चेक के बाद भी हम गुड्स को वापस कर सकते हैं, अगर वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन या सैंपल की तरह से ना हुए तो। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। A company sold certain shoes made of special sole by sample for the French army. The shoes were found to contain paper not discoverable by ordinary inspection. अब यहां पर जो गुड्स बने थे उसको ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से चेक नहीं किया जा सकता था, तो held the buyer was entitled to refund of the price प्लस डैमेजेस। तो यहां पर प्राइस भी वापस लेगा और साथ में जो नुकसान हुआ उसका कॉम्पनसेशन भी लेगा। आगे देखते हैं, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15। अब गुड्स को सैंपल दिखा करके बेचा गया है और साथ में डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर सेलर को चॉइस मिल गई, सेलर को ऑप्शन मिल गया कि चलो किसी एक चीज से मिलते जुलते हो ना। अगर गुड्स को सैंपल दिखा करके बेचा गया और साथ में डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचा गया है तो गुड्स सैंपल की तरह से भी सेम होने चाहिए और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कहीं पर भी कोई कमी है तो भी वहां पर बायर के पास में राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा करके गुड्स को वापस करके अपना प्राइस वापस ले सकता है। देखिए, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, बल्क ऑफ गुड्स सप्लाइड शैल कॉरेस्पॉन्ड बोथ विद द सैंपल एंड द डिस्क्रिप्शन। तो दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन केस द गुड्स कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल but do not tally with the description or vice versa, or both, buyer can repudiate the contract। तो बायर वहां पर अगर दोनों में से कुछ भी गड़बड़ है तो बायर के पास में पूरा राइट है कि बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करा सकता है। आगे देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। A agreed with B to sell certain oil described as refined sunflower oil वारंटेड ओनली इक्वल टू सैंपल। अब सैंपल भी दिखाया और डिस्क्रिप्शन क्या था, डिस्क्रिप्शन ये था कि भाई रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल है, द गुड स्टैंडर्ड वर इक्वल टू सैंपल। अब सैंपल के तरह से तो था लेकिन वो मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल था, वो मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल था। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी बी के पास में राइट है, भले ही वो सैंपल से मिलता जुलता है लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी बी कैन रिजेक्ट द गुड्स। तो एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस को इंपॉर्टेंट भी मार्क करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे केस स्टडी भी आ सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस का मतलब क्या हुआ, अगर बायर ने सेलर को गुड्स खरीदते समय अपने गुड्स का पर्पस बताया था, उसने बताया था कि उसको गुड्स कैसे कंज्यूम करने हैं, कहां पर कंज्यूम करने हैं, कहां पर यूज करने हैं, तो ये सेलर की ड्यूटी होती है कि जैसे बायर ने डिमांड करी है बिल्कुल वैसे ही दे, वैसे ही गुड्स को दे। और अगर वैसे गुड्स नहीं है तो बायर के पास में हमेशा राइट होगा कि बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा, अगर बायर ने अपना पर्पस नहीं बताया है, वो क्या क्वालिटी चाहता है वो उसने नहीं बताया है, उसने क्या किया, उसने सेलर की स्किल के ऊपर भरोसा किया है, सेलर की नॉलेज के ऊपर भरोसा किया। जैसे मान लीजिए कि मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मैं मोबाइल फोन लेने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं मोबाइल शॉप पे गया और मोबाइल शॉप में जाते ही मैंने मोबाइल के जो मोबाइल शॉप का ओनर था, मैंने उसको बोला कि भाई तुम अपने अकॉर्डिंग 30,000 रुपए 25,000 रुपए तक का बेस्ट मोबाइल दे दो, मुझे नॉलेज नहीं है, जो तुम कहोगे वही मैं मान लूंगा। तो यहां पर उस मोबाइल शॉप के ओनर की क्या ड्यूटी होती है
कि वो मेरे को 25 से 30 हजार रुपए की रेंज में जो बेस्ट फोन आए वो मेरे को दे। अब अगर मान लो कि वहां पर वो मेरी नॉलेज का या मेरी लेक ऑफ नॉलेज का फायदा उठा रहा है कि यार इनको नॉलेज नहीं है, इनको 15,000 वाला फोन 30,000 रुपए में पकड़ा देते हैं, तो यहां पर वो मेरे साथ में गलत कर रहे हैं ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बायर पूरी तरीके से सेलर के ऊपर डिपेंड होता है या सेलर की स्किल के ऊपर वो भरोसा कर रहा होता है, तो वहां पर सेलर की ये ड्यूटी होती है कि वो बायर को चीट ना करे, बायर को बेस्ट गुड्स प्रोवाइड करे। तो देखिए एक बार The goods supplied shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them, provided the stated condition as to quality or fitness are fulfilled। तो अगर बायर ने अपना पर्पस बताया है तो वहां पर गुड्स हमेशा वैसे ही होने चाहिए जिससे बायर का पर्पस पूरा हो। देखिए बस कंडीशन क्या है, द बायर शुड हैव मेड नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड। तो बस कंडीशन ये है कि बायर ने सेलर को अपना पर्पस बताया हो कि किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो गुड्स को खरीद रहा है, या फिर द बायर शुड रिलाई ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो बायर अपना पर्पस बताएगा, और अगर बायर ने अपना पर्पस नहीं बताया है तो उस केस में बायर क्या कर रहा हो, सेलर की स्किल और सेलर के जजमेंट के ऊपर भरोसा कर रहा हो। The goods must be of description dealt in by the seller whether he be a manufacturer or not। तो अगर मान लीजिए कि बायर सेलर की स्किल और सेलर के जजमेंट के ऊपर भरोसा कर रहा है तो गुड्स हमेशा सही होने चाहिए, भले ही वो मैन्युफैक्चर हो या ना हो, उससे मतलब नहीं। अब मान लीजिए मैं मोबाइल शॉप में गया तो भले ही वो सैमसंग का खराब फोन दे रहा हो या भले ही मोटोरोला का फोन दे रहा हो, कोई भी कंपनी कोई भी है, लेकिन फायदा तो वो उठा रहा है ना। तो वहां पर मैन्युफैक्चरर है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, सेलर है, शॉप ओनर है, तो उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बायर ने उसकी स्किल और उसके जजमेंट के ऊपर भरोसा किया है तो वो उसको सही प्रोडक्ट देगा। तो ये थी आपकी इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो देखिए आज हम लोगों ने इंप्लाइड कंडीशन कंप्लीट करी, कुछ कंडीशंस और भी बची हुई हैं, कुछ वारंटीज बची हुई हैं, तो नेक्स्ट टर्न पर इस वाली यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। इससे जितना भी पोर्शन आज पढ़ाया है उससे एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आपको मिलने वाला है, तो उसका रिवीजन आप बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।